ये 27 अप्रैल 1987 का न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है। इस अखबार के एक छोटे से सेक्शन में एक हेडलाइन थी, बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में। हरिचरण एक मजदूर कहते हैं कि गरीबी के अलावा उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है। एक हरिजन ये बताते हैं कि एक लोन लेने के लिए उनको बैंक कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती है। जातिवाद अभी भी कॉमन है। एक जमींदार कहते हैं कि कैसे उनके मजदूर बहुत आलसी हैं, वो खाने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक लेते रहते हैं। इंडिया टुडे ने उत्तर प्रदेश को भी ऐसे ही डिस्क्राइब किया था अपने एक मैगजीन एडिशन में, गरीबी के मामले में भी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया टुडे के एडिशंस करीब 30 साल पुराने हैं, पर शायद आपको लगेगा कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। 1960 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के बेसिस पर 12 मेजर स्टेट्स में से बिहार लास्ट रैंक में थी और उत्तर प्रदेश थर्ड लास्ट। और 2014 में बिहार अभी भी लास्ट में है और उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट। अगर हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो जो वैल्यूज़ हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की, वो सिमिलर है कॉन्गो और मलावी से, जो बहुत ही पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इन दोनों राज्यों में भुखमरी अभी भी कॉमन है और वायलेंस और करप्शन अभी भी देखा जाता है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की करंट सिचुएशन एक रात में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई हिस्टोरिकल कारण हैं जिनको हमारा समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि करीब 25% ऑफ इंडिया इन राज्यों में ही रहता है और इनके बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगा। कई रिसर्चर्स ने इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करी है और उन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स को हाईलाइट किया है। पहला है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में, दूसरा है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जिसकी वजह से कई मिनरल रिच स्टेट्स जैसे बिहार का नुकसान हुआ था, थर्ड है लैक ऑफ फंड्स जो सेंटर से इन स्टेट्स में आए हैं, और लास्ट है इन स्टेट्स की पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम इन चारों फैक्टर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के दौरान हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इनमें से कई फैक्टर्स झारखंड को भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि झारखंड की भी पोजीशन सिमिलर ही है। बिहार और उत्तर प्रदेश की लैक ऑफ डेवलपमेंट के पीछे एक मेजर कारण था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। ब्रिटिशर्स के लिए एक मेन तरीका पैसे कमाने का था, जो लगान भरना होता था किसानों को। इस लगान को कलेक्ट करने के 3 तरीके थे और ब्रिटिशर्स ने बिहार और यूपी में ज़मींदारी सिस्टम यूज़ किया था, जहां ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स ज़मींदार कलेक्ट करते थे। पर क्योंकि फार्मिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी वजह से उनके टैक्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इसीलिए 1793 में उन्होंने हर ज़मींदार के लिए ये टैक्स फिक्स कर दिया था। इसका ये मतलब था कि चाहे बाढ़ आए या फिर सूखा, ब्रिटिशर्स को सेम ही पैसा मिलेगा हर साल। पर इसकी वजह से मुश्किल हालातों के दौरान कई किसान अपना टैक्स नहीं दे पाते थे अपने ज़मींदार को, जिसके बाद ज़मींदार उनकी ज़मीन हड़प लेता था। और एक शुरुआत थी ज़मीन से रिलेटेड कास्ट क्लास हिंसा की। रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि जो नक्सल मूवमेंट थी इंडिया की, उसकी शुरुआत भी ज़मींदारी सिस्टम से ही रिलेटेड है। और जहां यूपी और बिहार में ये टैक्स फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के ज़रिए, दूसरे राज्यों में जैसे मद्रास और बॉम्बे में ये टैक्स फिक्स नहीं था। ये निर्भर करता था उनके एग्रीकल्चरल आउटपुट पर, यानी कि उनके उत्पादन पर। इसलिए जब आउटपुट ज़्यादा होता था उनको ज़्यादा टैक्स देना होता था, पर अगर मान लो बाढ़ या सूखा हो गया तो उनको टैक्स कम देना पड़ता था। इस ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया था इंडिया से 1947 के बाद, पर इसके बावजूद इस सिस्टम का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रोग्रेस में। और इसको समझने के लिए नोबेल पीस प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने उन डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर किया था जहाँ ये सिस्टम लागू था उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ ये सिस्टम नहीं लागू था। और उन्होंने क्या पाया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 1870s और 1880s में ज़मींदारी सिस्टम लागू था, उनका एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस 1960s में कम था, लिटरेसी रेट 1980s में कम थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी 1990s में ज़्यादा थी, और कई क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप्स और किडनैपिंग 1990s में ज़्यादा थी। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि इंडिया में गरीबी और ज़मीन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। 2002-2003 में बिहार के 33% परिवारों के पास कोई भी ज़मीन नहीं थी और 15% के पास बहुत ही कम ज़मीन थी। उत्तर प्रदेश की भी हालत ऐसी ही है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में ज़्यादातर ज़मीन कुछ ज़मींदारों के ही हाथ में है, पर जो ज़मीन पर काम करते हैं वो है छोटे किसान, पट्टेदार या फिर मजदूर। अब पट्टेदार या फिर छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए, और जिनके पास पैसा है जैसे ज़मींदार, उनके लिए फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन नहीं है और कई लोग तो शहरों में रहते हैं।
इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता एग्रीकल्चर में और इसकी वजह से किसान सेक्टर में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश और बिहार में, जिसकी वजह से बस 50% एग्रीकल्चर लैंड बिहार में इरिगेटेड है और 60% उत्तर प्रदेश में, जबकि पंजाब में ये 90% है और गुजरात में 87%। 1980s में बिहार और उत्तर प्रदेश में कई किसान ग्राउंड वाटर इरिगेशन को यूज़ करने लगे थे, पर इसके बावजूद उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ था दो कारणों की वजह से। पहला कि बिजली का सप्लाई बहुत ही ख़राब था और दूसरा कि डीजल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के दाम बहुत बढ़ गए थे लेकिन उनकी उपज के दाम नहीं बढ़े थे। और जहां दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में किसान को सब्सिडीज दी जा रही थी, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा ही नहीं था उनको सब्सिडीज देने के लिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की ज़मीन छोटी होती है, उनकी उपज भी बहुत कम होती है और इसी वजह से वो अपनी उपज को गवर्नमेंट की मंडी में नहीं बेच पाते क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है उनकी उपज के हिसाब से। और एग्रीकल्चरल सेक्टर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो कारणों की वजह से। पहला है कि उनकी इकोनॉमी इस सेक्टर पर बहुत निर्भर करती है। जहाँ इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में अराउंड 20% है, इन दोनों राज्यों के लिए ऑलमोस्ट डबल है। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों की ज़मीन एक्चुअली बहुत फर्टाइल है क्योंकि गंगा पास करती है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उनको अपनी पोटेंशियल मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो बिहार के पास थी ब्रिटिश रूल के दौरान वो थी बिहार की मिनरल वेल्थ, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार की इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके 1953 में। इस पॉलिसी के तहत रेलवे फ्रेट रेट्स कोर, आयरन, स्टील या फिर सीमेंट के सेम कर दिए गए थे पूरे देश में। इसका ये मतलब था कि किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी को बिहार में सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी और राज्य में किसी पोर्ट सिटी में सेटअप कर सकते थे और उनको उतना ही रेट देना पड़ता जितना उनको बिहार में देना पड़ता था। इस पॉलिसी की वजह से बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ था। जैसे टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, पर इस पॉलिसी के बाद उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर लिया था। और जहाँ बिहार की रिसोर्सेज इस पॉलिसी के अंडर मौजूद थी, दूसरी रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं थी। इसका ये मतलब था कि बस बिहार को ये नुकसान झेलना पड़ा था। इस पॉलिसी को 1991 में इंडिया ने कैंसिल कर दिया था, पर बिहार तब तक तो रेस में बहुत ही दूर था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में करीब 2% ही थी, जबकि 14 मेजर स्टेट्स में ये एवरेज थी 16% की। बिहार और यूपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी का ये मतलब है कि लोगों के पास नौकरी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत दबाव डालता है। 1971 से 2001 में जहाँ पूरे देश में एग्रीकल्चर वर्कर्स कम हुए हैं, वहीं यूपी और बिहार में वो एक्चुअली बढ़े हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी ही नहीं है, कई लोग इस सेक्टर में काम नहीं कर पाते। इसी वजह से कई यूपी और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है काम के लिए। यूपी और बिहार में हाईएस्ट माइग्रेशन रेट्स हैं हमारे पूरे देश में। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार और यूपी में हाई कास्ट ग्रुप्स रूल कर रहे थे। उनके पास दोनों ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी, और क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टीज लोअर कास्ट और दूसरे निचले हुए ग्रुप्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1970s के बाद उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट के साथ ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई नई पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई थी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल। पर ऐसी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बावजूद इन राज्यों के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। गवर्नमेंट के खुद के गवर्नेंस इंडेक्स में कंसिस्टेंटली ये दोनों राज्यों की रैंकिंग्स लो ही रही है, और इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादातर टाइम से कास्ट में ही उलझी रही है, या लोग कैंडिडेट्स की कास्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं और ना कि उनके परफॉर्मेंस को। ऐसा ज़्यादातर हुआ है मंडल कमीशन के 1990s में आने के बाद। कुछ लोग ये ज़रूर बोल सकते हैं कि 2014 के बाद इस कास्ट का महत्व कम हो रहा है इन राज्यों में, पर इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से इन दोनों राज्यों को कई साल से भुगतना पड़ा है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा इन दोनों राज्यों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी गुजरना पड़ा है। यूपी में 1991 से 2002 तक 8 गवर्नमेंट थी और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट थी और एक ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया था। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट्स अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा बिजी थी और ना ही रिफॉर्म्स के बारे में सोचने में। हमारे राज्यों को सपोर्ट करने के लिए कई बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स ट्रांसफ़र करती है,
पर यूपी और बिहार को बहुत कम सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 1951 से 2012 तक पर कैपिटा बेसिस पर यूपी और बिहार को सबसे कम डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं इंडिया में, जबकि हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र को डबल फंड्स मिले हैं। 1990 तक जो फंड्स मिले थे यूपी और बिहार को वो लेस देन हाफ थे नेशनल एवरेज से। इस पैसे की कमी का ये मतलब था कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी। और ये एक और कारण की वजह से हानिकारक था कि क्योंकि इधर की गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रही थी, उनमें इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की। इसका ये मतलब था कि ना ही उनके पास टैक्स का पैसा था और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स का पैसा था। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से जो उनको पैसा मिलता भी था, उनको भी वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाते थे। जैसे बिहार को जो 8th और 9th प्लान में डेवलपमेंट फंड्स मिले थे, उनकी यूटिलाइजेशन रेट बस 50% ही थी, यानी कि 50% फंड्स को ही स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर पाई थी। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यूपी और बिहार को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। 1876 और 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही लो था यूपी और बिहार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए, जिसके बहुत रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे एक 1930 रिपोर्ट के हिसाब से जहां बॉम्बे में करीब 800 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था, बिहार में करीब 2300 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था। इन दोनों राज्यों की ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट्स कई चीज़ें कर सकती है। इन दोनों राज्यों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी है। और ये लैंड रिफॉर्म्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ही नहीं, बल्कि जो रूरल हिंसा होता है इन दोनों राज्यों में, उनको भी कम कर सकती है। ज़मींदारी सिस्टम हटाने के बावजूद यूपी और बिहार में ज़मीन कुछ लोगों के पास ही है। इसको चेंज करने के लिए 2008 में एक कमीशन ने लैंड रिफॉर्म सजेस्ट करे थे, पर क्योंकि कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट इन ज़मींदार से ही आता है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। ऐसे मेजर लैंड रिफॉर्म्स के अलावा हमारी सरकार कई और चीज़ें कर सकती है लैंड सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। अगर लैंड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी तो लोग और इन्वेस्ट करने लग जाएंगे एग्रीकल्चर में। वो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर सकती हैं और वो लीगल केसेस को स्पीड अप कर सकती हैं। एक फेमस केस में 2 परिवार करीब 70 साल से एक ज़मीन के मुकदमे को लड़ रहे हैं। यूपी और बिहार तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं देती। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई साल से उनको इग्नोर किया है और उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बिहार के स्पेशल कॉम्पनसेशन पैकेज को अप्रूव ज़रूर करना चाहिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन दोनों ही राज्यों में कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करके, ताकि और बिजनेसेस आएँ इन राज्यों में। अपनी ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए वो उन लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं जो है तो उन राज्यों से पर किसी और देश या किसी और राज्य में इंडिया में काम कर रहे हैं। यूपी के केस में कई लोगों ने सुझाव दिया है कि यूपी को डिवाइड कर देना चाहिए और राज्यों में, ताकि उसको ईजिली मैनेज किया जाए। यूपी का भी पॉपुलेशन साइज ब्राज़ील के बराबर है और इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर यूपी को और स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा तो पॉलिटिकल लीडर्स और अकाउंटेबल होंगे हर एक सब रीजन के लिए। इन दोनों राज्यों में हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। लेटली इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। नीतीश कुमार को क्रेडिट मिला है कि उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा को सेंटर स्टेज दे दिया है बिहार में, जहां उनकी ग्रोथ रेट्स 5% से करीब 14% तक पहुंच गई है। यूपी और बिहार में उन्होंने गरीबी बहुत ज़्यादा हद तक हटाई है। हाँ, यूपी और बिहार के लिए हाई ग्रोथ रेट्स अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, पर एक छोटा पॉजिटिव स्टेप ज़रूर है। पर उन दोनों राज्यों के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि 30 साल बाद कोई भी एक अखबार में ये नहीं पढ़ना चाहेगा कि बिहार और यूपी में अभी भी गरीबी है, अभी भी हिंसा है और अभी भी करप्शन है।